नमस्कार साथियों, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का विजय सिंह स्टडी ग्रुप चैनल में। मैं विजय सिंह और साथियों, हम चर्चा कर रहे थे इंडियन पॉलिटी के बारे में और उसमें हमारा लेसन चल रहा था, लेसन नंबर 8, जो कि डीपीएसपी से संबंधित है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की हम चर्चा कर रहे थे। और पिछले जो लेसन में यानी पिछले लेक्चर में हमने चर्चा की कि डीपीएसपी आखिर होते क्या हैं। डीपीएसपी की विशेषताओं के बारे में हमने डिटेल से चर्चा की थी कि ये गैर न्यायोचित होते हैं, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करते हैं। और हमने ये भी बात की थी कि ना डीपीएसपी पर हमने यानी डीपीएसपी के लिए हमने राज्य पर किसी भी प्रकार की बाध्यता नहीं लगाई कि उनको डीपीएसपी को लागू करना ही पड़ेगा। यानी हमने एक कर्तव्य बस बनाया था कि राज्य का एक कर्तव्य होगा कि अगर वो किसी भी प्रकार की कोई नीति बनाए यानी पॉलिसी अगर कोई लेकर के आती है या फिर कोई कानून अगर वो बनाती है तो उसमें डीपीएसपी का ध्यान रखे। बस हमने इतना बताया था कि कर्तव्य बस हमने उनका बनाया। उसके बाद हमने मित्रों चर्चा की थी कि डीपीएसपी की एक एक अनुच्छेद की हमने डिटेल से चर्चा की। अनुच्छेद 36 से लेकर के अनुच्छेद 51 तक की हमने डिटेल रूप से चर्चा की थी, जिसमें हमने डीपीएसपी शामिल कर रखे हैं। उसके बाद मित्रों हमने जो चर्चा की वो कि नए जो निदेशक तत्व हमने जोड़े थे 42वें संविधान संशोधन, 44वें संविधान संशोधन, 86वें और 97वें संविधान संशोधन नियम के द्वारा जो हमने नए डीपीएसपी भारत के संविधान में जोड़े, उन सभी के बारे में हमने चर्चा कर ली थी। क्लियर। और यहाँ पे हमने स्टॉप किया था हमारे लेक्चर को। आज जो फ्रेंड्स हम चर्चा करेंगे वो करेंगे निर्देशक तत्वों की आलोचनाओं के बारे में। ठीक है, विशेषताओं की हम चर्चा कर चुके हैं। आज हम क्रिटिसिज्म करेंगे निर्देशक तत्वों का, यानी हमारे जो डीपीएसपी है संविधान में जो शामिल हमने कर रखे हैं, आलोचकों ने इनकी कौन कौन से स्तर पर कौन कौन सी आलोचनाएं आलोचकों ने की है, उसकी आज हम डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, जितने भी व्यूअर्स ने पुराना लेसन पुरानी वीडियो नहीं देखी, ज़रूर से आप उसको देख लीजिएगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट ये हमारा लेसन है और अभी तक मैंने 7 लेसन इसके कंप्लीट करवा दिए हैं। तो उन सभी की वीडियो आप मेरे चैनल पर डली हुई है, ज़रूर से आप उनको देख लीजिएगा। तो साथियों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। घंटी का जो बटन है उस पर ऑल पर आपको क्लिक करना है ताकि सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। क्लियर। तो देखिए, अब हम चर्चा स्टार्ट कर रहे हैं और निदेशक तत्वों की हम आलोचनाओं की अब चर्चा कर रहे हैं। देखो, आलोचकों ने आलोचना जो की, पहली आलोचना क्या की है सुनना, कोई कानूनी शक्ति नहीं। क्या आलोचना कर रहे हैं कि ये कोई कानूनी शक्ति निदेशक तत्व में देते नहीं है। जैसे हमने बात की थी कि मूल अधिकारों में हमें कानूनी शक्ति मिली हुई है कि मूल अधिकारों का अगर हनन हो, हमारे मूल अधिकार अगर शोषण हो उनका, तो हम आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 का उपयोग करके क्रमशः सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है। वैसे निदेशक तत्वों में हमने ये बात की थी कि हमने निदेशक तत्वों में कोई कानूनी शक्ति प्रदान नहीं की, यानी निदेशक तत्वों को अगर सरकार लागू न करे तो हम इनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में नहीं जा सकते। क्लियर। इसी का मतलब होता है कानूनी शक्ति। देखो क्या कहता है सुना, कहता है कि इनके गैर न्यायोचित चरित्र के कारण, यानी गैर न्यायोचित यानी इनको हम न्यायालय में जाकर के लागू नहीं करवा सकते। क्लियर। कहता है कि इनका गैर न्यायोचित चरित्र है, यानी इनकी विशेषता होती है गैर न्यायोचित, इनके कारण इनकी आलोचनाएं की गई है। कैसी आलोचना, देखो केटी साय कहते हैं कि इसे अतिरेक कर्मकांडी, यानी केटी साय इसको अतिरेक कर्मकांडी कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है मित्रों, ये जो कथन विभिन्न प्रकार के जो व्यक्तियों द्वारा, महानुभावों द्वारा जो कथन दिए जाते हैं, ऐसे कैसे एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं कि इस व्यक्ति ने निदेशक तत्वों की आलोचना में क्या कहा। आगे कहते हैं, और इसकी तुलना एक ऐसे चेक जो बैंक में है और उसका भुगतान बैंक संसाधनों की अनुमति पर ही संभव है से की है। यानी केटी शाह आलोचना कर रहे हैं और वो क्या कहते हैं कि हमारी जो डीपीएसपी है वो तो अतिरेक कर्मकांडी है। ठीक है। एक ऐसे चेक, यानी कि निदेशक तत्व एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान जो है बैंक में अगर पैसे होगा तभी उसका भुगतान होगा। क्लियर। और टीटी कृष्णाचारी कहते हैं भावनाओं का स्थायी कूड़ागर, यानी इसमें भावनाएं हमने डाल दी डीपीएसपी के रूप में कि भावनाओं का एक समूह है ये डीपीएसपी, तो भावनाओं का स्थायी कूड़ागर टीटी कृष्णाचारी इसको हमारे डीपीएसपी की आलोचनाओं में करते हैं। क्लियर है। दूसरी आलोचना की मित्रों चर्चा करें। दूसरी आलोचना देखो क्या कहता है, तर्कहीन व्यवस्था। कैसे, आलोचकों ने कहा कि इन निदेशकों को तार्किक रूप में निरंतरता के आधार पर व्यवस्थित नहीं किया गया, यानी निरंतरता के आधार पर तार्किक रूप में हम इनको व्यवस्थित हमने इनको नहीं किया है। इनकी घोषणा कम महत्व के मुद्दों को अति आवश्यक आर्थिक और सामाजिक मुद्दों से मिलाती है। यानी ये ऐसा कह रहा है कि हमारी डीपीएसपी जो है हमने इसमें
जो हमारे ऐसे मुद्दे यानी ऐसे मामले जो कम महत्व के हैं उनको हमने आर्थिक और सामाजिक मुद्दों से मिलाया है। यानी हमारे जो आर्थिक यानी समाज जो मुद्दे होते हैं, जितने भी मामले होते हैं, उनसे हमने इनको मिला दिया। जो कम महत्व के मुद्दे हैं इनके लिए वैज्ञानिक आधार सुझाया जाता है, जबकि ये भावनाओं और बिना पर्याप्त जानकारी के आधार पर आधारित है। यानी ये कह रहा है कि हमारे जो डीपीएसपी है ना मित्रों, डीपीएसपी में भावनाएं हैं, क्या इमोशंस हमने इसमें डाल रखे हैं। जैसे मैंने बताया था कि कोई दिव्यांग हो गया उसको हम पैसा उपलब्ध कराएंगे, या प्रसूति जो होती है, गर्भवती जो महिला होती है उसको डिलीवरी के समय पर जो पैसा जो मिलता है, विभिन्न प्रकार के जो हमने प्रावधानों की चर्चा की थी डीपीएसपी के रूप में। तो ये एक तरह की भावना ही है, भावनाओं से जुड़ी हुई है डीपीएसपी। इस कारण से इनको भावनाओं से भरा हुआ डीपीएसपी बता रहे हैं और बिना पर्याप्त जानकारी के ये आधारित हैं, तर्कहीन व्यवस्था के रूप में दूसरी आलोचना आलोचक करते हैं। क्लियर। तीसरी आलोचना की मित्रों आप चर्चा करते हैं। तीसरी आलोचना कहते हैं कि ये जो डीपीएसपी रूढ़िवादी है, यानी प्राचीन समय से जो प्रथाएं चली आ रही थी उनसे संबंधित है। कैसे? सर आइवर जेनिंग्स ये कहते हैं कि ये निदेशक तत्व जो हैं 19वीं सदी के इंग्लैंड के राजनीतिक दर्शन पर आधारित है, और उन्होंने ये भी कहा कि भारत में 20वीं सदी के मध्य में ज़्यादा उपयोगी सिद्ध होंगे। यानी ये कह रहे हैं आइवर जेनिंग्स कि हमारे जो डीपीएसपी है ना मित्रों, ये डीपीएसपी वर्तमान समय में प्रासंगिक नहीं है। क्या? वर्तमान समय में इनकी प्रासंगिकता यानी ये रेलेवेंट वर्तमान समय में नहीं है। 20वीं सदी में ये ज़्यादा उपयोगी सिद्ध होंगे, और वर्तमान में तो 21वीं सदी चल रही है। ठीक है। और ये कहते हैं कि ये जो हमारे डीपीएसपी है ना, ये 19वीं सदी के इंग्लैंड में जो राजनीतिक दर्शन था 19वीं सदी का, उस पर ये आधारित है, और भारत में ये 20वीं सदी में लागू होंगे, और वर्तमान में 21वीं सदी है, तो 21वीं सदी में ये ज़्यादा प्रासंगिक नहीं है। क्लियर। तीसरी आलोचना की हमने ये चर्चा की। और चौथी जो आलोचना देखो क्या कहता है कि संवैधानिक टकराव। अब संवैधानिक टकराव किन किन के मध्य होगा उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। के संतानन क्या कहते हैं मित्रों? के संतानन में कहते हैं कि इन तत्वों से केंद्र और राज्यों के बीच, क्लियर, किस किस के बीच? केंद्र और राज्य के बीच, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बीच यानी प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट के बीच, राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच, गवर्नर और सीएम के बीच संवैधानिक टकराव उत्पन्न होगा। उनके अनुसार केंद्र इन तत्वों को लागू करने के लिए राज्यों को निर्देश दे सकता है, और इनके लागू न होने पर वह राज्य सरकार को बर्खास्त भी कर सकता है। यानी संवैधानिक टकराव कैसे होगा कि हमने डीपीएसपी को हर भारत के संविधान में शामिल तो कर लिया, लेकिन मित्रों हमने एक बात भी बताई थी आपको, चर्चा हमने की थी कि हमने इन डीपीएसपी को सरकार पर हमने लागू करने के लिए ये बाध्यता हमने इसलिए नहीं लगाई क्योंकि सरकारों के पास पैसा इतना नहीं होता इनको लागू करने के लिए। अगर सरकारों के पास बहुत ज़्यादा पैसा है तो ही इनको लागू कर सकते हैं। ठीक है। अब देखिए क्या कह रहा है यहाँ पे, ये कह रहा है कि केंद्र इनको लागू करने के लिए राज्य को निर्देश देगा, यानी केंद्र ने निर्देश दे दिया कि राज्य सरकारें जो है डीपीएसपी को लागू करे, लेकिन मान लो राज्य सरकारों के पास पैसा ही नहीं है तो वो कैसे लागू करेगी? और उस परिस्थिति में अगर वो लागू नहीं करेगी तो फिर क्या करेंगी कि राज्य सरकारों को, केंद्र की सरकारें जो होती है वो राष्ट्रपति शासन लगा करके वहाँ बर्खास्त भी कर सकती है। क्लियर। तो ये मित्रों हमने चौथी आलोचना की चर्चा की। तो इस प्रकार से मित्रों निदेशक तत्वों की आलोचकों के द्वारा आलोचनाएं हुई है। आशा करता हूँ, आई होप कि आपको अच्छी प्रकार से ये आलोचनाएं समझ आई है। अब फ्रेंड्स हम जो चर्चा करने जा रहे हैं वो किसकी करेंगे? वो करेंगे निदेशक तत्वों के महत्व के बारे में। जिस प्रकार से हमने मूल अधिकारों के महत्व की चर्चा की थी, जितने भी व्यूअर्स ने मूल अधिकारों का चैप्टर पूरा कंप्लीट नहीं देखा है ज़रूर से मित्रों आप उसको देख लेना। चैनल पर अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है मूल अधिकारों के नाम से, उसमें सारी वीडियो आपको मिल जाएगी। क्लियर। पूरा चैप्टर मैंने डिटेल रूप से वहाँ करवा रखा है, और शायद ही आपको इतना डिटेल में यूट्यूब चैनल पर अगर मिल जाए तो देख लेना आपको शायद ही इतना डिटेल में मूल अधिकारों का चैप्टर नहीं मिलेगा। एक एक शब्द की, एक एक प्रावधान की जितनी भी डिटेल उसमें आई थी, 5 प्रकार की महत्व के बारे में, आलोचनाओं के बारे में, सभी के बारे में मैंने एक एक शब्द की, एक एक डिटेल रूप से प्रावधान की चर्चा की है। क्लियर। तो अब हम जो चर्चा कर रहे हैं वो कर रहे हैं डीपीएसपी है, इनका आखिर इंपॉर्टेंस क्या है। क्लियर। उसकी अब हम चर्चा कर रहे हैं। और देखो वैसे इंपॉर्टेंस की हम चर्चा विशेषताओं में भी कर चुके थे एक आध की। देखो क्या कहता है कि ये निदेशक तत्व उन सामाजिक और आर्थिक मूल सिद्धांतों की याद दिलाते हैं जो संविधान के लक्ष्यों की प्राप्ति से जुड़े हैं। ठीक है। यानी विशेषताओं में भी हमने इस बात की चर्चा की थी कि निदेशक तत्वों का आखिर उद्देश्य ये होता है कि सामाजिक और आर्थिक न्याय और सामाजिक और आर्थिक जो व्यवस्था है उसको हम स्थापित करना चाहते हैं, और एक लोक कल्याणकारी राज्य की हम स्थापना करना चाहते हैं जो कि हमारे संविधान का लक्ष्य भी है। क्लियर। तो ये पहला
महत्व है हमारे डीपीएसपी का। दूसरा की चर्चा करें, ये न्यायालयों के लिए उपयोगी मार्गदर्शक है। क्या? न्यायालय जो है हमारे जितने भी कोर्ट्स हैं उनके लिए एक मार्गदर्शक का काम करते हैं, मेंटोर का काम करते हैं। ये न्यायालयों को न्यायिक समीक्षा की शक्ति के प्रयोग में सहायता करते हैं। क्लियर? यानी जुडिशियल रिव्यू जो हम कहते हैं, यानी किसी प्रकार का कोई कानून या कोई भी अगर वो मामला आ जाता है, कोई भी नीति अगर सरकार लेकर के आ जाती है और हमारे न्यायालय को ये लगता है कि ये नीति गलत है, तो हमारा न्यायालय उसकी समीक्षा करता है। क्या करता है? समीक्षा। इसी को क्या कहते हैं? न्यायिक समीक्षा। यानी न्यायालय उसकी समीक्षा करता है, इसको कहते हैं न्यायिक समीक्षा। और समीक्षा के अगर वो समीक्षा में ये पाता है कि यह पॉलिसी या कानून गलत है, अवैध है, तो उसको असंवैधानिक करार घोषित कर देता है। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं? न्यायिक समीक्षा। और जब हम सुप्रीम कोर्ट का चैप्टर पढ़ेंगे मित्रों, इस बुक का लेसन है, अध्याय अलग से दिया हुआ है, उसमें हम न्यायिक समीक्षा के अलग से लेसन की चर्चा करेंगे, तब हम डिटेल रूप से न्यायिक समीक्षा के अर्थ को समझेंगे। क्लियर? तो कहता है कि न्यायालयों को न्यायिक समीक्षा की शक्ति के प्रयोग में ये सहायता करते हैं, जो विधि की संवैधानिक वैधता के निर्धारण वाली शक्ति होती है। क्लियर? यानी वही तो बात मैं कह रहा हूँ कि विधि यानी कानून की संवैधानिक वैधता, कि कानून संवैधानिक रूप से वैध है या नहीं। अगर वैध नहीं है तो वह उसको असंवैधानिक करार घोषित कर देती है। क्लियर? तो ये दूसरी महत्व की हमने चर्चा की। तीसरे महत्व की चर्चा करें, कहता है ये सभी राज्य क्रियाओं की विधायिका व कार्यपालिका के लिए प्रभुत्व पृष्ठभूमि का निर्माण करते हैं और न्यायालय को कुछ मामलों में दिशा निर्देश भी देते हैं। क्या कह रहा है? कह रहा है कि राज्य क्रियाओं की, राज्य की जो विधायिका और जो कार्यपालिका होती है, उनके लिए एक पृष्ठभूमि का निर्माण करते हैं काम करने के लिए। क्लियर? और न्यायालय को तो हमने बात कर ली कि ये न्यायालय के लिए मार्गदर्शक दिशा निर्देश का काम करते हैं। चौथी महत्व की बात, प्रस्तावना को विस्तृत रूप देते हैं, जिसमें भारत के नागरिकों को हम न्याय, स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व के प्रति बल मिलता है। बिल्कुल सही बात है। संविधान की प्रस्तावना का जब मैंने आपके साथ चैप्टर डिस्कस किया, उसमें भी मित्रों मैंने आपको ये बताया था कि हमने उसमें जब शब्दों की चर्चा की थी, प्रस्तावना में कौन कौन से महत्वपूर्ण शब्द आए थे, तो न्याय के बारे में, स्वतंत्रता के बारे में, समानता और बंधुत्व के बारे में हमने डिटेल से चर्चा की थी कि प्रस्तावना में ये शब्द हमारे शामिल कर रखे हैं। और वही बात वापस से यहाँ पे आ रही है, कह रहे हैं कि प्रस्तावना जो है हमारी, उनमें यानी प्रस्तावना में जब हम इन शब्दों को शामिल कर लेते हैं तो इन शब्दों को ये विस्तृत रूप देते हैं, यानी प्रस्तावना को ये विस्तृत रूप दे देते हैं। और न्याय, समानता आदि को इससे बल भी मिलता है। किससे? नीति निर्देशक तत्वों के माध्यम से। क्लियर? पांचवी महत्व की बात, पांचवा जो इसका महत्व है डीपीएसपी का, क्या कहता है? ये नागरिकों के मूल अधिकारों के पूरक होते हैं। और ये भाग 3 में सामाजिक एवं आर्थिक अधिकारों की व्यवस्था करते हुए रिक्तता को पूरा करते हैं। ये विपक्ष के द्वारा सरकार पर नियंत्रण को संभव बनाते हैं। क्या कह रहा है? नागरिकों के जो हमने मूल अधिकार बताए अनुच्छेद 12 से लेकर के अनुच्छेद 35 में, तो ऐसा कह रहा है कि ये डीपीएसपी जो है मूल अधिकारों के ये पूरक हैं, भाग 3 में जो हमने बात की थी। और आगे कहता है कि सामाजिक और आर्थिक अधिकारों की व्यवस्था करते हुए उसकी रिक्तता जो है, यानी सामाजिक और आर्थिक अधिकारों की रिक्तता को पूरा करते हैं। साथ ही मित्रों, विपक्ष जो है, यानी एक तो सत्ता पक्ष होता है जिसकी सरकार होती है, और एक विपक्ष, तो विपक्ष के द्वारा सरकार पर यह नियंत्रण को संभव बनाते हैं। यानी सरकार ढंग से काम कर रही है या नहीं, सरकार लोगों के लिए विभिन्न प्रकार के जो समान न्याय के जो अवसर हैं, साथ ही समान अवसर जो उपलब्ध करवाने चाहिए वो करवा रही है या नहीं, तो इन डीपीएसपी के माध्यम से हमारा जो विपक्ष होता है वो विपक्ष से सरकार पर कंट्रोल करके रखता है कि सरकार अपने गलत रास्ते पर ना भटके, मुद्दों से ना भटके, और लोगों के लिए समान न्याय की अवधारणा के साथ आगे बढ़ते हुए सबका साथ और सबका विकास करे। क्लियर? तो ये पांचवी हमने इसका महत्व समझा। नेक्स्ट महत्व की चर्चा करें। देखो क्या कहता है, ये सरकार के प्रदर्शन की कड़ी परीक्षा करते हैं। लोग सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों का परीक्षण संवैधानिक घोषणाओं के आलोक में कर सकते हैं। क्या कह रहा है? सरकार का जो परफॉर्मेंस है, यानी सरकार का जो कार्यकाल है वो कैसा रहा, तो उसकी ये परीक्षा करते हैं। किसके आधार पर? डीपीएसपी के आधार पर। साथ ही सरकार जितनी भी पॉलिसीज लेकर के आती है, नीतियाँ, कानून, विभिन्न प्रकार की जो नीतियाँ और कानून लेकर के आती है, उनका जो परीक्षण करने का काम होता है वो भी हम डीपीएसपी के माध्यम से कर सकते हैं। संवैधानिक घोषणाओं के आधार पर हम कर सकते हैं। क्लियर? तो साथियों, ये हमने चर्चा की निर्देशक तत्वों के आलोचनाओं के बारे में। पहले हमने चर्चा की, उसके बाद हमने चर्चा की निर्देशक तत्वों का जो महत्व है उसके बारे में डिटेल रूप से हमने चर्चा की है। अब फ्रेंड्स, हम जो चर्चा करते हैं वो करेंगे कि हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं, एफआर और डीपीएसपी, इन दोनों में टकराव कब हुआ, तो उसकी अब हम चर्चा कर रहे हैं।
ध्यान से सुनना, देखो क्या कहता है, चंपाकम दोराइजन मामला। क्लियर, क्या कह रहा है, चंपाकम दोराई राजन मामला 1951 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, क्या कहा, कि निदेशक सिद्धांत और निदेशक सिद्धांत एवं मूल अधिकारों के बीच किसी टकराव के अगर होगा तो उनमें मूल अधिकार प्रभावी होंगे। यानी एक मामला आया, एक केस आया 1951 में, बहुत इंपॉर्टेंट है मित्रों, चंपाकम दोराई राजन मामला। इसमें हमारे सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, उन्होंने ये कह दिया कि एक तो होता है डीपीएसपी और एक होता है एफआर। अगर इन दोनों में किसी भी प्रकार का टकराव होगा कि या यानी कौन बड़े, डीपीएसपी बड़ा या एफआर बड़ा, तो अगर इनमें टकराव होता है तो सबसे ज़्यादा जो प्रभावी होगा, ठीक है, वो कौन होगा, हमारे मूल अधिकार, हमारे एफआर फंडामेंटल राइट प्रभावी होंगी। क्लियर। और इसमें कहा कि निदेशक सिद्धांत मूल अधिकारों के पूरक के रूप में निश्चित रूप से लागू होंगे, लेकिन यह भी तय हुआ कि मूल अधिकारों को संसद के द्वारा संविधान संशोधन प्रक्रिया के तहत संशोधित किया जा सकता है। बिल्कुल सही बात है। आगे कहते हैं कि हमने अभी चर्चा भी की थी महत्व की, जब हम चर्चा कर रहे थे कि निदेशक सिद्धांत जो होते हैं मित्रों मूल अधिकारों के पूरक होते हैं। तो यही बात यहाँ पे कह रहे हैं कि हमने ये भी कह दिया कि निदेशक जो हमारे सिद्धांत है डीपीएसपी जो है मूल अधिकार के पूरक हैं, और साथ ही साथ पूरक के रूप में लागू तो होंगे ही, लेकिन हमने ये भी कहा कि संसद जो होगी संविधान संशोधन यानी आर्टिकल 368 के माध्यम से मूल अधिकारों में संशोधन भी कर सकती है। इसकी तो हमने कई दफ़ा मूल अधिकारों के चैप्टर में चर्चा भी की है। क्लियर है। तो साथियों, ये हमने मूल अधिकार और निदेशक तत्वों में जो टकराव है और उसमें टकराव में कौन प्रभावी होगा उसकी हमने चर्चा की। तो अब फ्रेंड्स हम जो चर्चा करेंगे वो करेंगे मूल अधिकारों एवं निदेशक तत्वों में डिफरेंस जो है। क्लियर, बहुत इंपॉर्टेंट है मित्रों, और यहाँ से सब्जेक्टिव का क्वेश्चन बनने की पूरी संभावनाएं रहती है। तो ध्यान से सुनना, मूल अधिकार और निदेशक तत्व डीपीएसपी यानी फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में आखिर डिफरेंसेस क्या होते हैं, तो उसकी चर्चा हम अब कर रहे हैं। देखो क्या कहता है, पहला अंतर हम समझ रहे हैं। पहला अंतर देखो क्या कहता है कि मूल अधिकार और डीपीएसपी। मूल अधिकार के बारे में कहते हैं ये नकारात्मक है, जैसा कि यह राज्य को कुछ मसलों पर कार्य करने से प्रतिबंधित करते हैं। क्या, मूल अधिकार जो है वो नकारात्मक है, कैसे, कि राज्य इन पर मनमानी तरीके से प्रतिबंध नहीं लगा सकता। क्लियर, इस कारण से नकारात्मक है। और निदेशक तत्वों की चर्चा करें तो ये सकारात्मक है, यानी राज्य को कुछ मसलों पर इनकी आवश्यकता होती है। जैसे हमने चर्चा भी की थी कि राज्य अगर कोई पॉलिसी बनाता है या कोई कानून बनाता है तो उसमें हमने उनका कर्तव्य बनाया था, हमने उसका कर्तव्य ये निर्धारित किया था कि आप कोई भी पॉलिसी या कोई भी कानून आप बनाओगे तो इन्हें डीपीएसपी का आप ज़रूर से ध्यान रखोगे। डीपीएसपी को शामिल करते हुए आप पॉलिसी या कानून का निर्माण करोगे। क्लियर, आई होप कि मित्रों ये सारी चीज़ें आपको अच्छी प्रकार से समझ आ रही है। अब जो मित्रों चर्चा कर रहे हैं वो करेंगे दूसरे अंतर के बारे में। क्लियर, तो दूसरा अंतर जो हम बात करेंगे वो देखिए क्या कहता है। दूसरा अंतर कहता है कि ये न्यायोचित होते हैं और इनके हनन पर न्यायालय द्वारा इन्हें लागू कराया जा सकता। बिल्कुल सही बात है। फंडामेंटल राइट के बारे में तो हम कई बार चर्चा भी कर चुके हैं, इस लेसन में भी चर्चा हमने की है कि एफआर जो है हमारे उसको हमने न्यायोचित बनाया, यानी इनके हनन पर, इनके उल्लंघन पर, शोषण पर हम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जाकर के इनको लागू करवा सकते हैं। लेकिन मित्रों डीपीएसपी के बारे में हमने चर्चा भी की थी, विशेषताओं के बारे में भी जब हम चर्चा कर रहे तब भी मैंने आपको बताया कि डीपीएसपी जो है गैर न्यायोचित होते हैं, यानी इन्हें कानूनी रूप से हम न्यायालय द्वारा लागू नहीं करा सकते। बिल्कुल सही बात है। क्लियर, आई होप कि आपको अच्छी प्रकार से ये चीज़ें समझ आ रही है। नेक्स्ट डिफरेंस की चर्चा करें। मूल अधिकारों का उद्देश्य जो होता है मित्रों, देश में क्या होता है, लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था स्थापित करना। क्या, देश में एक डेमोक्रेसी स्थापित हो जिसमें सभी को समान अधिकार मिले, राजनीतिक अधिकार हो या सामान्य अधिकार जो होते हैं, सामाजिक अधिकार, वो सभी मिले। लेकिन डीपीएसपी जो होता है मित्रों, उस डीपीएसपी का उद्देश्य, पर्पज जो होता है वो होता है सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना, यानी जिसमें सभी को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय मिले, यानी समाज में जितने भी सामान्य जो अवसर होते हैं वो सभी मिले, और एक समान न्याय की जो हम बात करते हैं, यानी इनइक्वलिटी समाज में न रहे, चाहे वो सामाजिक कारणों के आधार पर हो या आर्थिक कारण के आधार पर या राजनीतिक कारणों के आधार पर। तो इसका मतलब हम बात करते हैं कि समाज में समान न्याय सभी को मिले, समान अवसर मिले, तो सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना हमारे देश में स्थित हो। क्लियर, अब देखो नेक्स्ट
अंतर की चर्चा करें तो कहता है कि ये कानूनी रूप से मान्य है। बिल्कुल सही बात है, कानूनी रूप से ये मान्य है और इन्हें नैतिक और राजनीतिक मान्यता प्राप्त है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि एथिकल जो हमारे जितने भी मुद्दे होते हैं, जितने भी मामले होते हैं और राजनीतिक सभी मामले होते हैं, उनसे संबंधित हमने ये डीपीएसपी शामिल है, यानी इनसे ही संबंधित है डीपीएसपी शामिल। क्लियर है। पांचवा जो अंतर, ये व्यक्तिगत कल्याण को प्रोत्साहन देते हैं और इस प्रकार ये व्यक्ति के हैं। बिल्कुल सही बात है, जितने भी मूल अधिकार है वो एक पर्सनल जो व्यक्ति है उसी का तो ये प्रोत्साहन करते हैं, कल्याण यानी उसी का तो ये विकास करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति के लिए हमने जब मूल अधिकार बनाए हैं तो एक व्यक्ति का मूल अधिकार उसी का विकास करता है, इसी कारण ये व्यक्ति के यानी ये पर्सनल है। ठीक है। और ये समुदाय के कल्याण को प्रोत्साहित करते हैं, इस तरह ये समाजवादी हैं। जैसे सरकार मान लीजिए किसी भी समाज के कमज़ोर वर्ग है या कोई भी ऐसा वर्ग जो दबा कुचला वर्ग है, समाज की मुख्य धारा में शामिल नहीं है, अगर सरकार उसके लिए कोई उस वर्ग के लिए, वर्ग विशेष के लिए कोई पॉलिसी या कोई योजना अगर लेकर के आती है तो इसका मतलब उस पूरे समुदाय के लिए वो लेकर के आ रही है। क्लियर। यानी वो मूल अधिकारों की जैसे पर्सनल किसी व्यक्ति के लिए लेकर के नहीं आ रही है। इस कारण से हमने इसको क्या कहा, हमने ये कहा कि डीपीएसपी जो है वो पूरे समुदाय का कल्याण यानी पूरे समुदाय को, समुदाय का जो विकास है, पूरे कम्युनिटी की जो विकास है, कम्युनिटी जो डेवलपमेंट होता है उसको प्रोत्साहन करते हैं। इस कारण ये समाजवादी है, यानी समाजवाद की विचारधारा से ये प्रभावित होते हैं। और मित्रों अंतिम अंतर की जो बात करें, अंतिम जो डिफरेंस है उसमें देखो क्या कहता है कि इनको लागू करने के लिए विधान की आवश्यकता नहीं होती है, स्वतः लागू है। बिल्कुल सही। क्या कि यानी मूल अधिकार जो होते हैं उनको लागू करने के लिए हमें किसी प्रकार की कानून की आवश्यकता नहीं पड़ती, ये तो स्वतः ही लागू होते हैं। क्लियर। और नेक्स्ट, इन्हें लागू करने के लिए विधान की आवश्यकता होती है, ये स्वतः लागू नहीं होते। बिल्कुल सही बात है कि कोई भी मान लीजिए डीपीएसपी है, जैसे मान लीजिए हमने जब बात की थी प्रसूति सहायता की अनुच्छेद 42 में कि गर्भवती महिलाओं को जो प्रसूति सहायता मिलती है वो हमने शामिल कर रखा है डीपीएसपी में। ठीक है। अब डीपीएसपी में हमने इसको शामिल तो कर लिया, लेकिन हमें मान लीजिए इसको लागू करना है ज़मीनी स्तर पर, तो हमें कोई कानून तो बनाना पड़ेगा ना, हमें कोई योजना तो लेकर के आनी पड़ेगी। इसी कारण से करें कि इनको लागू करने के लिए विधान की आवश्यकता होती है, ये अपने आप लागू नहीं होते। लेकिन जितने भी मूल अधिकार हैं वो तो अपने आप ही लागू हो जाते हैं, हमें इसको लागू करने के लिए कोई कानून की आवश्यकता पड़ती ही नहीं है। क्लियर। ये हमने मित्रों चर्चा की डीपीएसपी का जो हमारा लेसन था वो आज हमारा कंप्लीट हुआ। आई होप कि मित्रों आज का लेक्चर आपको बहुत पसंद आया होगा और आशा करता हूँ कि पूरा जो डीपीएसपी का चैप्टर है अच्छी प्रकार से आप समझे हैं। किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आई है तो पुनः आप वीडियो को देखिएगा, उसको सुनिएगा, कोई भी समस्या आपकी है तो वो आपकी सोल्व हो जाएगी। क्लियर है। तो फ्रेंड्स, अगर आज की वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और मित्रों ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में इसको शेयर करना है। और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, आप ज़रूर से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। घंटी का जो बटन है उसके ओर पर आप क्लिक करना है ताकि सारी वीडियो का जो नोटिफिकेशन आएगा वो आपको पहुंच जाएगा। क्लियर। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट आप ज़रूर करना। अब मित्रों नेक्स्ट जो हम लेसन स्टार्ट करेंगे, हमारी जो बुक है लक्ष्मीकांत की, उसमें हमारा जो नेक्स्ट लेसन स्टार्ट होगा वो होगा फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में। क्या यानी मूल अधिकारों की हमने चर्चा कर ली थी भाग 3 में। भाग 4 में डीपीएसपी की चर्चा की, अब भाग 4 के आएगा। क्लियर। भाग 4 के आएगा जिसको हमने 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से जोड़ा था। तो इस लेसन की हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।